हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है। बुशरा आप भी अपना कैमरा ऑन रखें और सबा आप भी अपना कैमरा ऑन करें, ठीक है बेटा। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट। नाउ सी बाईपास इंस्ट्रक्शन को सही से समझ लें। बाईपास इंस्ट्रक्शन क्या होती है? मैंने आपको ये बताया, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन गिव डिफरेंट मीनिंग टू द सेम वर्ड, तो बाईपासिंग अकर्ड, ठीक है। मतलब दोनों सेंडर और रिसीवर अल्फाज को डिफरेंट मीनिंग दें तो हम उसको कहते हैं कि बाईपासिंग अकर्स। यहां तक पहले आप टिक लगा दें, ठीक है। मतलब ये इसको बाईपासिंग अकर्स अकर तक लिख के उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसको आगे हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। व्हेन ही रीच द प्लेस ऑफ द होस्ट द गेस्ट वाज विदाउट हिज फैमिली। द होस्ट asked him where his cheaters were. The host got annoyed extremely. Annoyed का मतलब गुस्सा होना. By using the term cheaters as a slang, the host mean the eyeglasses which the guest was not wearing at that time. अब समझ में आ गई ये बाईपासिंग क्या है। एक्चुअली इसमें एक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है उसकी गलत मीनिंग निकाली गई। क्या वर्ड है देखें, एक्चुअली यहां से आप देखें, ये जो चीटर्स वर्ड है वो उसको आई ग्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। अब आई ग्लासेस को उन्होंने कहा कि आपके आई ग्लासेस कहाँ हैं, जैसे गोस्ट, मतलब हमने पढ़ा ना गेस्ट मेहमान वगैरह जैसे होते हैं, होस्ट वगैरह, तो गेस्ट और होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी। उन्होंने कहा कि आपके आई ग्लासेस कहाँ हैं, अभी आपने पहने नहीं है। तो उन्होंने समझा कि इसकी मीनिंग चीटर्स हैं, कि बाकी कहाँ हैं। चीटर्स का मतलब जैसे जो लोग धोखेबाज होते हैं। तो ये एक अल्फाज की एक के जहन में सही मीनिंग है, एक के जहन में गलत मीनिंग है, डिफरेंट रॉन्ग मीनिंग है। तो इस रॉन्ग मीनिंग की वजह से बाईपासिंग अकर्स। समझ आ गई बात आपको, ठीक है बेटा। ये बाईपास इंस्ट्रक्शन दोबारा मैं आपको समझा दूं। एक सिर्फ वर्ड जो हमने पढ़ा चीटर्स, जिसको हम आई ग्लासेस कहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है गलत मीनिंग निकाल ली जो सामने जो रिसीवर है। तो इट मींस अब एक वर्ड की गलत मीनिंग से बाईपासिंग अकर्स, आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं गई और दूसरा जो सामने वाला है वो नाराज हो गया, एनॉइड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें रिएक्शन टू डेनोटेशन एंड कनोटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग भी आता है कम्युनिकेशन में। डेनोटेशन क्या है, कैनोटेशन क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, पहले आप सुन लें। एक्चुअली डेनोटेशन कहते हैं जो डिक्शनरी में एक अल्फाज की मीनिंग होती है उसको डेनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आप दोबारा मैं अगर आपसे पूछूं डेनोटेशन का मतलब, दोबारा मैं रिवाइज करता हूं। डेनोटेशन कहते हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। एक अल्फाज की एज इट इज माने जो डिक्शनरी में होती है उसको हम जो है डेनोटेशन कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में जो लिटरल मीनिंग होती है किसी वर्ड की। कैनोटेशन कहते हैं कि हमने उस अल्फाज की मीनिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग दे देना। उस अल्फाज की मीनिंग को क्या दे देना, प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग दे देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल फ्लावर, ठीक है। आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, आपने पता है फ्लावर इजी, आप जैसे मीनिंग उर्दू में भी मिल जाएगी आपको एज इट इज, ठीक है। तो पार्ट्स क्या होते हैं, सेपल, पेटल, फ्लावर, फूल को कहते हैं, ये से सारी आपको मीनिंग मिल जाएगी। ये डेनोटेशन कहलाती है, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज मीनिंग आपने ढूंढ ली। अगर मैं इसके कैनोटेशन ढूंढूं, कैनोटेशन का मतलब होता है मैं फ्लावर को ऐसे बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दिल से कंपेयर करते हैं, हार्ट से, ठीक है। जैसे हम लाइक करते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस लाइक करते हैं, हम कहते हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, आई लव इट, हार्ट, दिल से मैं उसको जो है फ्लावर, तो ये जो है ये हमने एक्स्ट्रा मीनिंग दे दी उसकी। समझ आ गई बात, ये कैनोटेशन हो गई, मतलब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग उसको दे दी। अब फॉर एग्जाम्पल मून वर्ड है, मून, चांद, आप मीनिंग देखें उर्दू में चांद लिखा हुआ है, ये डेनोटेशन है, ठीक है। अगर चांद हम कहते हैं कि किसका चेहरा चांद जैसा है, अब कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कैनोटेशन। ये प्राइमरी और सेकेंडरी हमने उसको एडिशन कर दिया। डेनोटेशन और कैनोटेशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिटरल मीनिंग एज इट इज मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड जो आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे वो जो है डेनोटेशन कहलाता है। कैनोटेशन का मतलब होता है उस मीनिंग की प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग दे देना, दैट इज कॉल्ड कैनोटेशन। क्लियर है बेटा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
अब बुक में भी हम देख लेते हैं, देखें डेनोटेशन का आप टिक लगा दें मीनिंग तक, जहां सेकंड लाइन में पहला पहला अल्फाज लिखा हुआ है मीनिंग, यहां तक डेनोटेशन है, ठीक है। कैनोटेशन आपने टिक लगाना है मिसअंडरस्टैंडिंग तक, इसको अंडरलाइन कर, मिसअंडरस्टैंडिंग तक टिक लगा दें थर्ड हेडिंग में, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं बी, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू से लेके मिसअंडरस्टैंडिंग तक आप टिक लगा देंगे, ये डेनोटेशन और कैनोटेशन दोनों आ गए, ठीक है बेटा। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रियलिटी। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रियलिटी का मतलब ये होता है हकीकत को समझना, रियलिटी को समझना। अब देखें रियलिटी को समझने के लिए डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर ने किस तरह रियलिटी को देखा है, ठीक है। आपने देखा है डिफरेंट पीपल कन्वे डिफरेंट सेंस, डिफरेंट मीनिंग। कोई हम एक्सीडेंट होता है, वाकया होता है, हम देखते हैं किसी ने, एक ने देखा वो अपने तरीके से बताएगा, कोई और होगा वो अपने तरीके से बताएगा, कोई और होगा अपने तरीके से बताएगा। अब ये रियलिटी को अगर हम सही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे यहाँ बैरियर्स आ जाएंगे, कम्युनिकेशन सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगी। अगर कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। इसको किस तरीके से अवॉइड करना है हम बुक में देख लें। नंबर 1 है, पहले इसको हम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी को आप टिक लगा दें, ये यूनिक तक लगा दें, यूनिक तक, शाबाश, इसको यूनिक तक आप टिक लगा दें। अब देख लें, रियलिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, एवरीवन सेंसरी परसेप्शंस आर लिमिटेड एंड हिज मेंटल फिल्टर्स आर यूनिक। कह रहे हैं हर एक इंसान की समझने की सलाहियत जो होती है मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़हन से जो है वो समझता है। मोहम्मद आसिफ, आप अपना कैमरा ऑन कर दें बेटा, ये बार बार मैं बताता हूं तो आप जो है इसको इग्नोर नहीं किया करें। और सेकंड जो है, हम कहते हैं मेंटल फिल्टर्स आर यूनिक। मेंटल फिल्टर आर यूनिक का मतलब ये होता है हम जो चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हर एक का उसको चीजों को फिल्टर करके मीनिंग निकालने का, मतलब निकालने का तरीकेकार हर एक के ज़हन का अलग अलग है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं आगे इसको डिटेल्स में। अब यहां तक आप टिक लगा दें पहले, यूनिक तक, जल्दी शाबाश। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्टिंग, पहला पॉइंट हमारा है एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग रेफर टू फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। व्हेन वी एब्स्ट्रैक्ट वी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन सम डिटेल एंड ओमिट अदर। एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं जो हमें फिल्टर होके इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसी पे यकीन करते हैं। समझ आई बात आपको? जो इंफॉर्मेशन फिल्टर होके हमें मिलती है हम उस पे यकीन करते हैं और हम बाकी चीजों को ओमिट कर देते हैं। ये हो गया एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग किसे कहते हैं? जो हमें इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर मिल गई उसके ऊपर हमने यकीन कर लिया, बाकी चीजें ओमिट हो गई। कभी कभार ऐसा होता है मेन चीजें हम ओमिट कर देते हैं, जिसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो सबा अपना कैमरा ऑन कर दें, सबा अपना कैमरा ऑन कर दें। ये बेटा आपको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बार अब आपको स्टूडेंट रिमूव कर दूंगा अगर आपने कैमरा जो है ऑफ किया। ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप प्रॉपरली उसको जो है इसको समझें और जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करें। मोहम्मद आसिफ कैमरा अपना ऑन करें, मोहम्मद आसिफ कैमरा ऑन करें अपना। नाउ सी एब्स्ट्रैक्टिंग में आप ध्यान दें बेटा, ऑन है कैमरा, अभी आपने ऑन किया है। When we advertise a product, we only include a special feature of a product and omit other important details. जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम एडिटिंग करते हैं, हम कोई एडवर्टाइज दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे होते हैं, उसकी डिटेल्स दे रहे होते हैं, तो ये जो एडिटिंग हो गई ये भी एब्स्ट्रैक्टिंग में आता है, ठीक है। मतलब किसी चीज को हम कहते हैं अच्छा ये इंफॉर्मेशन भी रह गई इस प्रोडक्ट के बारे में, ये भी हम एडिट कर देते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्टिंग है। कभी कभार एब्स्ट्रैक्टिंग में बैरियर कैसे आता है? बैरियर ऐसे आता है कभी कभार हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके एक इमेज पहले से ही बना हुआ है जहन में कि भाई हम ये सोप इस्तेमाल करते हैं घर में, कोई दूसरा आपको भले 10 गुना बोलेगा ये अच्छा सोप है, ये अच्छा सोप है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज आपके जो मेंटल फिल्टर से आप पहले से ही आपने उस चीज को अपने जहन में, उसकी जो जो चीजें आपने नोट डाउन की हुई है कि ये हमारे लिए बेस्ट है,
इसके हमने चीजें पढ़ी हुई। आप आगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो दूसरी चीजें बता रहा है कि इसकी ये क्वालिटी, उसके ऊपर हमारा माइंड बहुत जल्दी से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जल्दी हम उसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं। मोहम्मद आसिफ अपना कैमरा ऑन कर दें। स्लेंटिंग, अब ये आपने एब्स्ट्रैक्टिंग बेटा कहाँ तक टिक लगाना है? सर एब्स्ट्रैक्टिंग कितना करना है? मैसेज तक आप टिक लगा दें, इन द मैसेज। मैं खुद बताता जाऊंगा, आपने बीच में जो है कोई चीज पूछनी नहीं है और कोई बीच में आवाज नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ सी स्लेंटिंग। स्लेंटिंग रेफर टू जजिंग द होल बाय पार्ट। ये बहुत इजी टर्म दिया हुआ है, आप इसको समझें। स्लेंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, होल पार्ट को, मतलब आप ना समझ लें कि जजिंग द होल बाय पार्ट, थोड़ा पार्ट पढ़ लिया और पूरी मीनिंग निकाल ली। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, मैंने यहाँ दो लाइनें सबकी पढ़ ली और मैंने आपको एक बता दिया कि ये इस तरह, ये इस तरह, ये हो गया स्लेंटिंग। इसमें आप प्रॉपर, आप जो है बैरियर्स आएगा कम्युनिकेशन में, प्रॉपर आप नहीं समझा पाएंगे और ना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ आ गई बात? तो ये हम स्लेंटिंग किससे कहते हैं? जैसे अखबार पढ़ रहे हैं आप, डॉन अखबार पढ़ रहे हैं, आपने आर्टिकल सिर्फ 1 मिनट दिया, ऊपर से शुरू की 2 लाइनें पढ़ ली, 2 लाइनें बीच की पढ़ ली और एंड में आपने 2 लाइनें रीड आउट कर ली और आपने कहा हमने इसका मतलब निकाल लिया। क्या वो मतलब आप जो इसकी मीनिंग निकालेंगे वो प्रॉपर निकाल पाएंगे? नहीं। उसके कंपेयर में जो उसको 1.5 घंटा देके टाइम कंप्लीटली पढ़ रहा है और सॉर्ट आउट कर रहा है एक एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो हम किसी भी पूरे आपकी आवाज अटक रही है, स्लैंडिंग समझ नहीं आ रहा। हाँ, स्लैंटिंग अब म्यूट है। अच्छा बेटा, अभी हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? अब हम इसको रीड आउट करें। अपना कैमरा जो है आप वो ऑन रखिएगा, ठीक है। आगे से जहां आप स्लेंटिंग का कह रहे हैं हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम इंशाल्लाह जो है कुछ चीजें अगर आपने पूछनी होगी ना तो वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आप स्लेंटिंग का दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। स्लेंटिंग रेफर टू जजिंग द होल बाय अ पार्ट। जजिंग द होल बाय अ पार्ट का मतलब होता है किसी भी, फॉर एग्जाम्पल कोई पेज है, उस पूरे पेज को आपने सिर्फ उसका एक हिस्सा, मतलब 2 से 4 लाइनें पढ़ के उसकी मीनिंग निकाल ली, ये स्लेंटिंग होता है। तो ये जो है इसमें बैरियर्स आते हैं, सही तरीके से आप उस पेज को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब आपने प्रॉपर पेज को पढ़ा ही नहीं है तो आप उसकी कैसे सही से मीनिंग बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपने ये मिस कर दिया, आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, आपने ये फैक्ट छोड़ दिया, इस तरह से नहीं है, इस तरह से, ठीक है बेटा। अब ये हो गया स्लेंटिंग। स्लेंटिंग को आप टिक लगा दें एरोनियस तक। 3rd लाइन में जो एरोनियस लिखा हुआ है ना, वहां तक आप टिक लगा दें, एरोनियस तक आप जो है टिक लगा दें। गुड। नेक्स्ट है इनफ्रिंग। इनफ्रिंग क्या है? इट रेफर टू अ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ assumption. Inferring is a common barrier in communication. Drawing conclusion without directly seeing, hearing, feeling, testing, and smelling, or deciding without gathering fact will be unwarranted and erroneous. यहां तक टिक लगा दें, 4th लाइन तक, erroneous तक। इन्फ्रिंग में भी erroneous तक टिक लगाना है, जो नंबर 4 लाइन है। अब इन्फ्रिंग है क्या, आप समझ लें, किसी भी चीज की अजम्पशन के बेस पे मीनिंग बताना। अब ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपने कोई चीज टेस्ट नहीं की, आपने उसके टेस्ट का पता नहीं है, आप ऐसे ही उसके बारे में कमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रिंग। क्लियर है बेटा? डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने मरीज को देख के बता दिया कि आपको मलेरिया है, डॉक्टर ने मरीज को जो है उसका चेकअप किया और ऐसे ही बता दिया कि आपको मलेरिया है। हो सकता है उसको मलेरिया ना हो, डेंगू फीवर कुछ और भी हो सकता है, दैट इज इन्फ्रिंग। कह रहे हैं कि अगर इस तरह की जो इन्फ्रिंग होती है ना वो एरोनियस होती है, उसमें जो है प्रॉपर ना डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा, और किसी भी चीज को आप जैसे बगैर टेस्ट किए आप ऐसे बोल दें कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो ये तो इन्फ्रिंग, ऐसे हम इन्फ्रिंग कहते हैं। ये जो बैरियर है, मतलब आप सही तरीके से कमेंट नहीं कर पा रहे, सही तरीके से नहीं समझा पा रहे। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट हमारा है फ्रोजन
evaluation, that heading is very important. Frozen evaluation क्या है, इसको समझें. It is another drawback to effective communication. It is that stereotype impression that ignores significant differences or change. इसमें ये बताया गया है, कभी कभार हम जैसे कोई आदमी जैसे इंडिविजुअल है, दोनों की मेंटलिटी को एक ही, जैसे एक सीनियर एक जूनियर है, दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, तो ये गलत है. किसी चीज है, कोई चीज है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, किसी चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम दोनों को इक्वलिटी दें तो ये गलत है. ठीक है. अब जैसे हम इसको आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं, पहले सिर्फ थोड़ा आपको मैं हेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा. फ्रोजन एवोल्यूशन ये चीज है, मतलब सीनियर जूनियर को एक जैसा समझ लेना. दो तरह की चीजें हैं. ठीक है. एक नोकिया का मोबाइल है और एक जो है आपने जो है चाइना का अच्छा मोबाइल लिया हुआ, दोनों को इक्वल समझ लेना. ये जो हो गया, ये फ्रोजन एवोल्यूशन है. इसमें क्या है आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं. नंबर 1 है, अब पहले आपने टिक लगा देना है चेंजेस तक. चेंजेस तक आप टिक लगा दें सेकंड लाइन में. उसके बाद पहली हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, अलाउइंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इसको हम पढ़ रहे हैं. In communicating, this element is essential because no two persons are identical in physique, mind and communication. यहां तक टिक लगा दें. कह रहे हैं कि हम किसी इदारे में या कहीं पे भी हों, हम एक दूसरे की फिजिक, माइंड, मेंटलिटी को देख के उसको उसके हिसाब से काम देंगे. अंडरस्टैंड. उसको हम इक्वल नहीं कर सकते. सही है बेटा. अगर हम इक्वल करेंगे तो फिर जो है इश्यू होगा. ठीक है. हम एक की फिजिक, उनकी मेंटालिटी और उसके हिसाब से सीनियर जूनियर, फिर हम उसके हिसाब से इंडिविजुअल को हम टास्क असाइन करेंगे. तो फिर कोई जो है फ्रोजन एवोल्यूशन या हम जिसे कहते हैं कि ट्रिमिंग ऑफ द मैसेज या कोई डिस्टॉर्शन या कोई बैरियर वो नहीं आएगा. ठीक है. ये आपने स्टार्टिंग से लेके टिक लगा देना है माइंड एंड कम्युनिकेशन तक. ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लें. सेकंड है अलाउइंग फॉर डिफरेंसेस इन डिग्री. अब डिग्री का क्या है, इसमें किस तरह से जो है फ्रोजन एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझें. इट इज एसेंशियल टू अवॉइड फ्रोजन एवोल्यूशन. इट इज नॉट जस्टिफाइड टू डिक्लेयर प्रोडक्ट अ गुड और बैड इग्नोरिंग द मिडिल एरिया ऑफ क्वालिटी. कह रहे हैं कि हम कोई प्रोडक्ट होता है उसको एक टाइटल दे देते हैं कि गुड प्रोडक्ट और बैड प्रोडक्ट. व्हाई नॉट मिडिल. ठीक है. ये हम किसी को एक टाइटल दे देते हैं कि ये बैड प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट है. ये जिस तरह हम उसकी डिग्री के ऊपर जो लेबल लगा देते हैं ना, इस तरह से लोगों के जहनों में उसका कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाता है पहले से ही. और हो सकता है उस प्रोडक्ट ने आगे जाके इंप्रूवमेंट अच्छी, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट आई हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, लोग उसको यूज कर रहे हो. ठीक है. तो ये पॉसिबल है. तो हम उसको शुरू में चीप बोल देते हैं या शुरू में हम गुड और बैड बोल देते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम होती है. और फिर लोग जो है अपने माइंड में, बेटा सना आप कैमरा ऑन कर दें, अपने माइंड में जो है ये चीज बिठा देते हैं कि ये प्रोडक्ट गुड है और बैड है. ठीक है. तो इसको जो है हमने डिग्री के हिसाब से कोई भी ऐसे कमेंट जब करते हैं तो मिडिल हो ना, आइदर हम कहते हैं ना नाइदर गुड नॉर बैड. सही है. जैसे हम कहते हैं ना एवरेज. ये आपने इसको टिक लगा देना है मिडिल एरियाज ऑफ क्वालिटी तक. ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लें. उसके बाद हमारी जो लास्ट हेडिंग है, सॉरी इसके भी एक और हेडिंग है, अलाउइंग फॉर टाइम डिफरेंसेस. टाइम डिफरेंसेस का जरूर जहन में रखा करें. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एसेंशियल अ बैड थिंग और प्रोडक्ट एट वन टाइम मे नॉट बी बैड द नेक्स्ट टाइम. यहां तक टिक लगा दें. कह रहे हैं कोई प्रोडक्ट जो आजकल फॉर एग्जाम्पल बैड प्रोडक्ट जो है लोग उसको कहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में गुड प्रोडक्ट हो. तो टाइम डिफरेंस को जरूर हमने देखना है. उस प्रोडक्ट के ऊपर ये लेबल नहीं लगा देना है कि ये लाइफ टाइम के लिए बैड प्रोडक्ट है. ठीक है. तो ये जो है कोई भी बिजनेसमैन हो या हम अपनी पर्सनल लाइफ में ये जरूर हम जज करते हैं, क्योंकि इंसान के जिससे मेंटल फिल्टर्स होते हैं यूनिक होते हैं. आगे जाके बहुत सारी चेंजेस होती हैं इसमें. जैसे हम उस प्रोडक्ट को आगे जाके हो सकता है हम जो उसको कहें कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, हो सकता है पास्ट में हम उसको बैड प्रोडक्ट हमने जो है ये उसको जो माना हो. उसके बाद देखें लास्ट जो हमारी हेडिंग है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ एटीट्यूड, इमोशंस, ओपिनियन.
ये आप इसको पहले टिक लगा देते हैं। जो दो हेडिंग्स हैं उसको फिर मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप जो व्हेन इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू आवर होप, ये आप टिक लगा दें। इसको हमने टिक लगाना है इनफॉर्मर तक, इनफॉर्मर, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, यहां तक आप टिक लगा दें। अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, ये क्या है। देखें, when information is according to our hope, views and attitude, we tend to accept it and react favorably. On the other hand, if the information is against our will, desire, attitude, we tend to reject it and react negatively to it or even towards the informer. कह रहे हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज हमारे मतलब की हो, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, हमारी होप के हिसाब से ठीक आ रही है तो हम बोलते हैं सही है, अदरवाइज हम उसको गलत बोल देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हो सकता है माइट बी यू आर रॉन्ग। अंडरस्टैंड, इंसान के जैसे एटीट्यूड, ओपिनियन, उनकी होप, उनकी डिजायर, ये समटाइम अगर उसके हिसाब से कोई चीज नहीं हो पाती तो हम, ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मर है या जो हम उसके ऊपर ब्लेम करें। अंडरस्टैंड, ये हमारी मिस्टेक होती है क्योंकि हम पहले ही इसके जैसे होप लगा के बैठते हैं, या इंफॉर्मेशन जो हमारे जहन के हिसाब से होती है कि ये इतनी हो सकती है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, जैसे जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में क्लोज माइंड होना, क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमें आगे जाके और चीजें, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंड, ये चीज नहीं है कि आपने एक इंफॉर्मेशन आपके जहन में है, यही फैक्ट है और ये आगे फैक्ट ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, नॉलेज दिन ब दिन जैसे ये चीजें जो है चेंजेस होती रहती हैं, जैसे इवन लैंग्वेज जो है वो भी चेंज होती रहती है। अच्छा, ये आपने जो है नोट डाउन कर लेना है, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मर तक बताया। उसके बाद है इमोशंस। Emotional condition of a communicator is important when he receive or send the message. Undesirable emotion like anger, fear, hatred, worry adversely affect any kind of information. कह रहे हैं अगर हम कोई इंफॉर्मेशन जब रिसीव कर रहे होते हैं, उस वक्त आप अगर एंग्री मूड में हैं, आप वरीड हैं, परेशान हैं, तो हो सकता है आपका जहन उस वक्त मेंटली आप जो है प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो आप इंफॉर्मेशन को सही से जज नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है। अंडरस्टैंड, इट इज योर मिस्टेक। मींस आपने जो है डिस्टॉर्शन क्रिएट किया, आपने जो है बैरियर्स क्रिएट किया कम्युनिकेशन में। वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सेंडर है, उसकी मिस्टेक नहीं है। अंडरस्टैंड, तो हमारे जो है फिजिकल मेंटल प्रेजेंट हमारा उस वक्त होना बहुत लाजमी है। ठीक है, ये इमोशंस का पूरा ही टिक लगा दें, इसकी 3 ही लाइंस हैं। और लास्ट हेडिंग हमारी है क्लोज माइंड। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। पर्सन विथ क्लोज माइंड रिफ्यूज टू कंसीडर न्यू फैक्ट, सच पीपल हैव लिमिटेड और इनकरेक्ट नॉलेज। कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके जहन में एक बात बैठ जाती है, बैठ गई। ठीक है, वेद बेटा आपको नींद आ रही है क्या, सुन रहे हैं आप? पर्सन विथ क्लोज माइंड रिफ्यूज टू कंसीडर न्यू फैक्ट। जो क्लोज माइंड होते हैं ना, वो न्यू फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं हमने ये सुन लिया, ये सही है, दैट इज 100% करेक्ट। कह रहे हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो लिमिटेड या इनकरेक्ट नॉलेज होती है उनके पास। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अप टू डेट नहीं होते हैं। उन्होंने एक चीज सुन ली, उसके बाद उसमें जो चीजें आई, चेंजेस आई और बाद में फैक्ट फिगर आए, उसको एग्री नहीं करते हैं, जल्दी से उनका माइंड उन चीजों पे नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज माइंड। तो ये जो भी सारी चीजें हमने पढ़ी, ये बैरियर्स एंड कम्युनिकेशन है, इसको हमने अवॉइड करना पड़ता है। जब हम इसको हमने अवॉइड करेंगे तो फिर हम सही तरीके से, हमारी कम्युनिकेशन जो है परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से। टॉपिक इस तरह से आता है एग्जाम में, जनरल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स। जनरल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? तो ये जो है, हम जब प्रॉब्लम्स, हमने जो जो हेडिंग्स पढ़ी, तो ये अगर हम सही तरीके से इसको अवॉइड करेंगे तो हमारी जो है लैंग्वेज में, हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं आएंगे, हम सक्सेसफुली जो है कम्युनिकेट जो है कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल आंसर यू। ओके, हरी अप। ये जो हमने पूरी हेडिंग्स पढ़ी है, टॉपिक मैंने डिटेल्स में समझाया आपको, इसके ऊपर अगर आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं। हाँ, ये आपने लिखा है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, जो है अगेन मार्क करवा दें प्लीज। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स आपने स्टार्ट से लेके ये आपने बेटा टिक लगाना है आइडेंटिकल तक। ठीक है, आइडेंटिकल तक आप टिक लगा दें। ठीक है,
और कोई चीज पूछनी हो इस टॉपिक के हवाले से। बाकी गूगल क्लासरूम आप विजिट किया करें डेली बेस पे, और जो जो इंस्ट्रक्शन होती है ना उसको फॉलो किया करें। कैमरा ऑन करना ये एक दो बार आपको बता देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसमें आपकी जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने पूछा सर ये अच्छा फ्रोजन एवोल्यूशन। देखें जो हाँ। फ्रोजन एवोल्यूशन है, ये आप क्या कह रही हैं, इसका टिक लगा दूं या आपको आगे इसको रिवाइज करवा दूं मैं थोड़ा? सर बताएं इसका, इसके बारे में बता दूं। फ्रोजन एवोल्यूशन एक्चुअली जो है ये ड्रॉबैक है। इसमें हम ये बोलते हैं कि हम जो ना डिफरेंसेस या चेंजेस के बेस पे हम चीजों को जज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सीनियर एक जूनियर है, अब दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये जो है फ्रोजन इवोल्यूशन हो गया। मतलब हमने सही इवेल्यूएट नहीं किया। एक की फिजिक जो है कमजोर है, एक फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, और ये उसको भी वजन उतना उठाने के लिए दे दिया, और सेकंड जो है उसको भी उतना वजन उठाने के लिए दिया गया। ये जो है फ्रोजन इवोल्यूशन है। मतलब हमने सही तरीके से उनको जज नहीं किया। ठीक है बेटा। और कोई इसके अलावा हेडिंग में आपने कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये इंशाल्लाह हम ये जो आज का टॉपिक है इसको जो पीपीटी डिवाइड, ये भी हम गूगल क्लासरूम में जो है ना अपडेट कर देंगे। आपने दोबारा इसको देखना है और कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और वहाँ डिटेल्स में आप टॉपिक के ऊपर कोई चीज क्वेश्चंस करना हो तो आप कोऑपरेट किया करें, क्वेश्चन पूछ लिया करें। ठीक है। और गूगल क्लासरूम डेली विजिट किया करें, और आपको ताकि क्लासेस का स्केड्यूल वगैरह सही से पता चलता जाएगा, और आप सब जो है प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, थैंक यू। सर बाईपास इंस्ट्रक्शंस का भी बता दे, कहाँ से कहाँ तक टिक करना है। बाईपास इंस्ट्रक्शन एक ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये आपने स्टार्ट से लेके आपने टिक लगा देना है। पहले तो मैंने अकर्स तक लगाया, बाईपासिंग अकर सेकंड लाइन। फिर फॉर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम्पल हमने पूरा देना होता है, जिसमें मैंने आपको एक चीटर्स वर्ड की मीनिंग बताई है, पूरा एग्जाम्पल आपने लिख देना है। ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह बाकी हम कमिंग क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।